हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आप सकुशल होंगे ये मेरा पूरा विश्वास है। आज हम जो आपके लिए जो नवीन टॉपिक लेकर आए हैं, जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम के तहत इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक जो है आपके लिए वह है संघात्मक शासन प्रणाली। क्या टॉपिक लेकर आए हम? संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, संघात्मक शासन प्रणाली में इसका अर्थ हमें आना बहुत जरूरी है। जब हमें अर्थ आ जाएगा तो स्वतः ही इस टॉपिक को पूरा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले संघात्मक का अर्थ क्या होता है? वह शासन प्रणाली जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। किसका विकेंद्रीकरण हो? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। यानी शक्तियां क्या है? बटी हुई होनी चाहिए, यह हमें ध्यान रखना है। अब किसके बीच में बटी होनी चाहिए? केंद्र प्लस राज्य। केंद्र प्लस राज्य। अब ये जो शक्तियां हैं केंद्र प्लस राज्य के अंदर बटी हुई होगी, वो विधायी शक्तियां भी हो सकती हैं, प्रशासनिक हो सकती हैं और वित्तीय हो सकती हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। संघात्मक का अर्थ एक परिभाषा है गार्नर की। ध्यान रखें, आप अच्छे राजनीतिज्ञ थे ये। गार्नर ने क्या कहा? संविधान के तहत केंद्र प्लस राज्यों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यही अर्थ है इसका। और ये कहने वाले कौन थे? गार्नर। यानी संविधान ऐसा हो जिसके अंदर ये उल्लेखित हो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन हो, वह संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। और अगर हम बात करें, डाइसी ने कहा क्षेत्रीय अनेकता में एकता, अखंडता, यानी वे क्षेत्र जिसमें एकता विद्यमान हो, अर्थात सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो रखा हो, बंटवारा सही प्रकार से हो रखा हो, उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। संघात्मक, हमारे संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में स्पष्ट लिखा हुआ भारत एक क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अर्थात राज्य हैं, राज्यों से मिलकर संघ बना हुआ है। और जब लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली हमारे देश के अंदर अपनाई गई तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंदर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया, और जिसके तहत शक्तियों का क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया। अगर हम बात करें भारतीय संविधान पर, सबसे ज़्यादा संघात्मकता का जो प्रभाव पड़ा और संघात्मक जो रूप लिया हुआ है, तो किस देश का संविधान से ले रखा है? कनाडा के संविधान से ले रखा। कहाँ से? कनाडा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। इस टॉपिक को हम ये भी कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध। क्या कह सकते हैं? केंद्र राज्य संबंध। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में क्या संबंध है? अर्थात संघात्मक रूप से केंद्र और राज्यों के बीच में कौन सी शक्तियों का विभाजन हो रखा है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो कनाडा का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगर हम विश्व में बात करते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली को सबसे पहले किस कंट्री ने अपनाया, तो देखिए आप, अमेरिका ने अपनाया। किसने अपनाया? अमेरिका ने। कुछ कंट्री उसके नाम लिख रहा हूं मैं आपके सामने। अमेरिका 1789, अमेरिकन का अपनाया 1789। उसकी बात की अगर हम बात करें, कनाडा 1867, स्विट्जरलैंड 1878, और अगर हम भारत की बात करें तो 1950
अगर हम नवीनतम किसी कंट्री की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका 1994, इन राष्ट्रों ने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया था। अब देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया, लेकिन इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण होते हैं, इसका आना भी हमें जरूरी है। और संघात्मक शासन प्रणाली को हमने अपनाया तो किस प्रकार से अपनाया हुआ है, कहाँ इनका उल्लेख है, कौन सा अनुच्छेदों में ये उल्लेखित हैं, ये भी हमें आना जरूरी है। हम पढ़ रहे हैं आगे, इसका भी उल्लेख बताएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको कि इनकी क्या विशेषता है, क्या लक्षण है। संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं में अगर हम बात करें, फर्स्ट तो क्या होगा, लिखित संविधान। क्या होगा, लिखित संविधान। लिखित संविधान होगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष क्या होगी, न्यायपालिका। और अगर हम बात करें केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। और अगर हम बात करें उच्च सदन, किसका, संसद का जो उच्च सदन, जैसे हम भारत की बात करें तो संसद का उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। अर्थात राज्यसभा के अंदर क्या है, संसद का जो उच्च सदन है, उस सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है। ठीक है ना। तो ये कुछ लक्षण है, कुछ विशेषताएं, इनके ऊपर भी हमें फोकस करना है कि हम टॉपिक समझ रहे पूरा, तो पूरा आना भी जरूरी है। तो ये सब चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर विद्यमान है। लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा संविधान लिखित, आपको पता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का क्या हो रखा है, विभाजन हो रखा है। उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व विद्यमान है, अर्थात राज्यसभा के अंतर्गत प्रतिनिधित्व विद्यमान है। अब देखते हम कि भारतीय संविधान में हमने इसको अपनाया तो कहां उल्लेख हैं। अब ध्यान रखें, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने भारतीय संविधान की अनुसूची, अनुसूचियां अलग हैं और सूची अलग है और अनुसूचियां अलग है। भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर कौन सी, 7। उसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित प्रावधान है, अर्थात इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। किसका है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7 के तहत। अब देखिए आप, संघ सूची के अंदर क्या उल्लेखित है, राज्य सूची में क्या होता है और समवर्ती सूची में क्या होता है। संघ सूची वह सूची जिसके ऊपर, जिसके विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, वह संघ सूची के विषय कहलाते हैं। और राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार कानून बनाती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है। और
संघ सूची के जो प्रारंभिक विषय थे, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस टाइम जो विषय थे संघ सूची के वह 97 थे। क्या थे? 97। ये प्रारंभिक विषयों का आपको ध्यान रखना है। और राज्य सूची में प्रारंभिक जो विषय थे 66। कितने विषय थे? 66। और संवर्ती सूची के जो प्रारंभिक विषय थे 47 थे। कितने थे? 47। अर्थात 97 ऐसे कार्य थे जिस पर केंद्र सरकार क्या बनाती? कानून बनाती थी। 66 विषय वो थे जिस पर कानून कौन बनाती? राज्य सरकार बनाती। और 47 विषय ऐसे थे जिस पर कानून कौन बनाती? केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर इसके ऊपर कानून बनाती थी। अब देखिए कुछ परिवर्तन हुआ इसके अंदर, कुछ विषय बढ़ गए सूची के अंतर्गत और किसी सूची के अंदर विषय क्या हो गए? घट गए। तो ये आंकड़े थोड़े हमें याद रखना है। काफ़ी एग्जाम आया, जैसे 2016 आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आया था कि संघ सूची के वर्तमान में कितने विषय हैं। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न विषय की सूची का विषय, संवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट शक्तियां, ऐसे ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें आप। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना आपको, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इनके अलावा और कोई विषय नया है तो अवशिष्ट शक्तियों में आता है। किसके अंदर आता है? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। हाँ, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में थोड़ा हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से ले रखा है? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से ले रखा है? कनाडा के संविधान से ले रखा है। कहां से ले रखा है? कनाडा। और भारतीय संविधान में संघात्मक रूप भी कहां से ले रखा है? कनाडा से ले रखा है। और संवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये कहां से आ रखा है? ऑस्ट्रेलिया से आ रखा है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हम संविधान के स्रोत की अलग से क्लास लेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा, देख लेना आप। फिर भी हम थोड़ा ध्यान रखना है कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा से और संवर्ती सूची का प्रावधान कहां से ले रखा है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले रखा है। अब देखिए आप, अवशिष्ट शक्तियां का उल्लेख भारतीय संविधान में जो आता है वह आता है अनुच्छेद 248। किसमें आता है? अनुच्छेद 248। ध्यान रखें आप। और पूर्णतः अगर हम केंद्र राज्य संबंधों की बात करें कि कौन सा अनुच्छेद में आते हैं, तो संविधान का भाग 11 और 12 के अंदर केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख आता है, जिसके अंतर्गत विधायी कार्य, प्रशासनिक हो गए, वित्तीय हो गए, इन सभी कार्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 11 और 12 के अंदर आता है। इसका हमें ध्यान रखना है। जिसमें विधायी जो कार्य जो आते हैं अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक आते हैं, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 248 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वह संसद में निहित हैं। किस में निहित हैं? संसद में। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? संसद में निहित हैं। अर्थात अवशिष्ट शक्तियों पे जो कानून बनाती हैं वो कौन बनाती हैं? संसद बनाती है। कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। हाँ, अब यहां पे एक समझे, अगर ऑप्शन के तहत संसद नहीं मिलता है तो हमारा आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार। क्या होगा? केंद्र सरकार। भाई क्वेश्चन ऐसा बन गया कि भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां निहित है और ऑप्शन उसमें संसद नहीं है, कि मैंने अभी आपको पहले संसद बताया तो आप सोचोगे संसद राइट होगा, लेकिन संसद ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमें राइट क्या करना है? केंद्र सरकार में निहित है। एक अवशिष्ट शक्तियों का ध्यान रखना है। एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ रखा है कि 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित थी? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ उसके तहत अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित थी? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान जो बना है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था?
1935 के भारत सरकार अधिनियम का। अर्थात भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा जो प्रावधान लिए गए वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए। हाँ, तो 1935 का अधिनियम जब पारित हुआ उसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियां निहित थी वो किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना, गवर्नर जनरल। यानी कि 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ उसके तहत अवशिष्ट शक्तियां जो निहित की गई वह गवर्नर जनरल में निहित की गई। और भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो गवर्नर जनरल पद रिक्त हो गया और गवर्नर जनरल पद की जगह जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख किया गया उसमें ये प्रावधान किया गया कि अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होगी, और संसद नहीं ऑप्शन तो हमारा राइट क्या होगा? केंद्र सरकार में निहित है। अब देखो 1935 के अधिनियम की खास और बात जोड़ता हूं आपके साथ। जिस प्रकार से अनुसूची क्रमांक 7 में संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय जो उल्लेखित हैं, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची पे प्रभाव भी 1935 के अधिनियम का भी पड़ा था। और 1935 के अधिनियम से भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हम साथ जोड़ लेते हैं इसको, 1935 के अधिनियम को भी। अगर 1935 के अधिनियम के तहत कि संघ सूची के विषय कितने थे तो आपका आंसर राइट क्या होगा? 59 संघ सूची में। और भारतीय संविधान लागू होने के बाद संघ सूची में विषय कितने थे? 97। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि 1935 के अधिनियम के तहत राज्य सूची के विषय कितने थे तो आपका आंसर क्या होगा? 54। क्या होगा राइट? 54। 1935 के अधिनियम के तहत संवर्ती सूची के विषय कितने थे तो आंसर क्या होगा आपका? 36। तो ये कुछ आंकड़े ये साथ में जोड़ रहा हूं कि आप इसको याद कर सकते हैं, ऐसा भी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये तो एक स्थायी थे उस टाइम के, बड़े नहीं, लेकिन इन विषयों में परिस्थितियों के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो गया। अर्थात इनके अंदर किसी सूची में विषयों को बढ़ाया गया और किसी में घटाया गया। अगर हम यहाँ की बात करें संघ सूची की तो 97 विषयों में 3 विषय बढ़ गए। कितने विषय बढ़ गए? 3 विषय बढ़ गए। तो कितने विषय हो गए? 100। अब देखो क्वेश्चन, संघ सूची के प्रारंभिक विषय कितने थे? 97। वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने? तो 100 कार्य हैं केंद्र सरकार के। हाँ, राज्य सूची के विषयों में क्या हो गया? गिरावट आई। राज्य सूची के विषयों में क्या आई? गिरावट आई, अर्थात कम कार्य हो गए। और कितने रह गए वर्तमान में? 61। कितने रह गए? 61, अर्थात 5 कार्य कम हो गए। इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और देखो आप, संवर्ती सूची के प्रारंभिक विषय 47, इसमें गिरावट आई या बढ़ोतरी हुई? अर्थात इसमें बढ़ोतरी हुई। यहां हो रहे -5 और यहां हो रहे +5, अर्थात 5 विषय बढ़ जाएंगे। और 5 बढ़ गए तो कितने हो गए? 52। अब देखो आप, यहां से जो 5 घटे और ये 5 घटकर कहां पहुंच गए? यहां पर। अर्थात राज्य सूची से 5 विषय हटाकर किसमें सम्मिलित कर दिए गए? संवर्ती सूची में सम्मिलित कर दिए गए। अब इन 5 का नाम हमें आना जरूरी, और कब यह सम्मिलित किया गया, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैंने 1935 के अधिनियम को साथ में जोड़ा था, विषयों का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब देखें, जो ये 5 विषय सम्मिलित किए गए तो संविधान में क्या करना पड़ा? संशोधन। कि बिना संविधान में संशोधन किए किसी विषय को आप शामिल नहीं कर सकते। अब देखो, हाँ, ये बताओ कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन सा, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही ये 5 विषय शामिल किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। करते हुए भी उस टाइम शामिल किए गए थे।
लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया था। ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, ध्यान रखें आप। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ से 5 विषय वहाँ पहुँचा दिए गए, यानी राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। अब वो विषय कौन से थे? 5 देखिए आप। सबसे पहले शिक्षा। सबसे पहले क्या है? शिक्षा। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था और वर्तमान में किसका हो गया है? समवर्ती सूची का विषय हो गया। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अर्थात आपने देखा होगा राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, अलग अलग बोर्ड होते हैं और साथ में सीबीएसई का भी होता है, ध्यान रखें आप। अर्थात केंद्र सरकार के तहत भी विद्यालय चलते हैं और राज्य सरकार के द्वारा भी चलते हैं, अर्थात दोनों चला रहे हैं। तो ये शिक्षा संघ सूची में भी शामिल है और समवर्ती सूची में भी शामिल। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सॉरी, राज्य सूची में भी शामिल है और संघ सूची में भी शामिल है। और देखिए आप वन, और क्या हो गया? वन। तीसरा अगर हम बात करें वन्य जीव, अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं पक्षियों का संरक्षण। बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, इसका भी हमें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें नापतोल, नापतोल और न्याय व्यवस्था, नापतोल और न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से समझना है। इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नवीन शामिल कर रखा है, तो इनके आना नाम जरूरी हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखें आप। और देखिए आप 5वां, उच्च न्यायालय के अलावा, उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों का गठन। तो ये 5 जो प्रावधान है वह राज्य सूची से उठाकर कहां लेके गए? समवर्ती सूची में लेकर गए। कि संविधान संशोधन द्वारा लेके गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा लेकर गए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। तो राज्य सूची में शेष कितने विषय रह गए लास्ट में? 61। और समवर्ती सूची में कितने हो गए? 52। और संघ सूची में कितने हो गए? 100। तो ये चीज़ें कुछ है जो इसका हम ध्यान रखना है। अब देखो और क्या क्वेश्चन बनते हैं। कुछ ऐसे विषय हम 100 तो पूरे याद नहीं कर सकते हैं संघ सूची के, हम राज्य सूची के 61 पूरे याद नहीं कर सकते हैं, हम समवर्ती सूची के 52 पूरे याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ हमने समझ लिया है कि संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाती है? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाती हैं। तो उन विषयों का हम आकलन कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो विषय हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी। और साथ में अवशिष्ट शक्तियों का भी थोड़ा फोकस ध्यान रखना है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 248 और ये प्रावधान जो हमने लिया है वह कनाडा से लिया है और 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियों पर जो शक्तियाँ निहित थी वह गवर्नर जनरल में और वर्तमान में संसद या केंद्र सरकार में निहित हैं। अब देखें नेक्स्ट, हाँ अब देखें नेक्स्ट, प्रमुख विषयों की बात करते हैं हम कि संघ सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं, राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं और समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन से हैं। संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। संघ सूची की अगर हम बात करें तो सीधा सा सबसे पहले रक्षा, ठीक है ना, रक्षा हो गया। और अगर हम बात करें रेलवे, सेना जिसमें जल थल वायु सब आ गई, है ना। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। और अगर हम बात करें विदेश नीति, भारत की विदेश नीति का निर्धारण का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंदर नीति निर्देशक तत्व भाग 4। और विदेश नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष। भारत के विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, ठीक है ना। और अगर हम बात करें जनगणना, यानी जनसंख्या की जो जनगणना होती है प्रति 10 साल के बाद, तो जनगणना का जो उल्लेख है वो किस में आता है? संघ सूची के विषय में। और अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, अन्वेषण ब्यूरो, अन्वेषण ब्यूरो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं भारत की ओर से, उसका भी उल्लेख जो आता है वह संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है। डाकघर, स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, तार सेवा और विदेशों से कोई संधि समझौते जो किए जाते हैं वो, ये सभी इसी के अंदर आते हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। स्टॉक एक्सचेंज जैसे डाकघर, विदेशी संधि समझौते, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1949, मुख्यालय मुंबई, दुनिया भारत का सबसे बड़ा बैंक, बैंकों का बैंक, ध्यान रखें आप, रिजर्व बैंक हो गया। तो ये एक जो कार्य हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? संघ सूची के श्रेणी में आते हैं। अर्थात इन विषयों पे जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? केंद्र सरकार बनाती है। आप और भी ले सकते हैं इसके अंदर, बंदरगाहें जो तटीय प्रदेश पर स्थित हैं, इनको हम कहते हैं महापतन। क्या कहते हैं? महापतन। ठीक है ना। तो ये भी चीज, नागरिकता राज्य सरकार नहीं देती, कौन देती है? केंद्र सरकार। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख मिलता है ना। और अगर हम बात करें छावनी क्षेत्र में प्रशासन, है ना, छावनी क्षेत्र में प्रशासन, इसका भी हमें ध्यान रखना है। आपके दिमाग में आता है ये स्थानीय स्वशासन में आता होगा, लेकिन छावनी क्षेत्र का जो प्रशासन होता है वो सीधा केंद्र सरकार के अधीन होता है। और स्थानीय स्वशासन जो आता है वो किस में आता है? राज्य सूची के विषय में। स्थानीय स्वशासन, यह हमें ध्यान रखना है। और क्या आता है राज्य सूची के विषय में? स्थानीय स्वशासन के बाद अगर हम बात करें कब्रिस्तान, जो दाह संस्कार जो हम करते हैं वह किस में आता है? स्थानीय स्वशासन में आता है। और अगर हम बात करें बाजार, बाजार किस में आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। और अगर हम बात करें
तो क्या आएगा? कृषि। ठीक है ना, इनका हमें ध्यान रखना है। समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो सबसे मस्ट शिक्षा, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक नियोजन, और अगर हम बात करें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों का गठन, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। देखो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जनगणना कहाँ आ रहा है? संघ सूची के विषय में आता है, और जनसंख्या का नियंत्रण करना किस सूची के विषय में आता है? समवर्ती सूची के विषय में आता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो ये विषय मैंने आपको बताए, और स्थानीय स्वशासन को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। ये किस सूची के विषय में आता है? राज्य सूची के विषय में आता है ना। कृषि किस में आ रहा है? राज्य सूची के विषय में आ रहा है। एक और देखो आप, राज्य सूची के विषय में आपने देखा सिंचाई। सिंचाई, जो भारतीय कृषि प्रधान कंट्री है, कृषि करेगा तो क्या होगा? सिंचाई करनी पड़ेगी, और सिंचाई किससे होती है? नहरों से। नहरें किस में आती है? इसमें राज्य सूची के विषयों में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कभी विषय एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, और हमारे राज्यों के अंदर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत अगर हम देखें, शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण हो रखा है, तो राज्यों में विधानमंडल होते हैं सरकार चलाने के लिए। जो सरकार बनती विधानमंडल के माध्यम से बनती है। विधानमंडल भी इसी के अंदर आएगा। विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन, तो इन विषयों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो आप, इसमें मोटे तौर पे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन विषयों में। मोस्ट आईएमपी में अगर आप बात करें, रेलवे हो गया, ठीक है ना, जनगणना हो गया, इसको हमें ध्यान रखना है, रिजर्व बैंक, और राज्य सूची के अंदर आपको स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, नहरें, ठीक है ना, और इसमें शिक्षा, मोस्ट आईएमपी, बहुत ज़्यादा आईएमपी, इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये मुख्य मुख्य विषय जो मैंने आपको बताए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, और इनसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने ये चीज़ बताई दी है कि प्रारंभ में विषय 97 और वर्तमान में विषय 100, प्रारंभ में विषय 66 और वर्तमान विषय 61, प्रारंभ में विषय 47 और वर्तमान विषय 52। हाँ, अब देखो, संघ सूची और राज्य सूची से और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं समवर्ती सूची से, वो अनुच्छेद की हम बात करते हैं। कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए आप, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची से और जो क्वेश्चन बनते हैं वो अनुच्छेद से रिलेटिव क्वेश्चन बन जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्रमांक 246 ये कहता है कि संघ सूची पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। और राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगी? राज्य सरकार। और समवर्ती सूची जो होती है उस पर कानून कौन बनाएगी? राज्य प्लस केंद्र सरकार। राज्य प्लस केंद्र सरकार। अब देखिए आप, इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है, और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, लेकिन कानून किसका मान्य होगा? क्या राज्य सरकार का, क्या केंद्र सरकार का,
ये तो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इसका भी भारतीय संविधान निर्माताओं ने बेखूबी संविधान के अंदर इसका उल्लेख किया है। हमने अनुच्छेद की क्लास पढ़ी है, उसमें आप देखना अनुच्छेद क्रमांक 254, अनुच्छेद क्रमांक कौन सा है 254, और अनुच्छेद क्रमांक 254 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विवाद उत्पन्न हो जाता है, प्लस राज्य सरकार में कानून बनाने में समवर्ती सूची के विषय पर, तो कानून जो मान्य होगा वह किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा। किसका होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा, क्योंकि इस विषय पर कानून दोनों सरकारें बनाती है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखनी है, वो ये है अगर राज्य सरकार राष्ट्रपति से अनुमति ले ली, पहले राष्ट्रपति से क्या ले ली, अनुमति ले ली, और फिर वह कानून बना रही है, तो टकराव की स्थिति में कानून राज्य सरकार का मान्य होगा। किसका मान्य होगा, राज्य सरकार का। तो आया समझ में आपके। अनुच्छेद 254 ये कहता है जब समवर्ती सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना रही हैं और दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि कानून किसका मान्य होगा, तो कानून केंद्र सरकार का मान्य होगा। और अगर राज्य सरकार राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर कानून बना रही है तो टकराव उत्पन्न हो जाता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो कानून किसका मान्य होगा, राज्य सरकार का मान्य होगा। तो ये अनुच्छेद थोड़ा एमपी 254 को आपको ध्यान रखना, भारतीय संविधान अनुच्छेद 254। एक अनुच्छेद और आपको मैं बता रहा हूं, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 252, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा, दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर दिया जाए कि राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, तो वे बना सकती है, तो वे कानून बना सकती है। लेकिन जो कानून पास होगा वो सिर्फ जो ये राज्य कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, दो या दो से अधिक, हो सकता है 10 राज्य मांग कर रहे हैं, तो वे कानून किसके लिए पास रहेगा, सिर्फ इन 10 राज्यों पर। जिन राज्यों ने मांग नहीं की है उन राज्यों पर राज्य सूची के विषय पर बना हुआ कानून मान्य नहीं होगा। अब देखिए और क्या क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है अगर राज्यसभा 2/3 से बहुमत पास करती है, राज्यसभा 2/3 से बहुमत पास करती है कि संबंधित राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तो वे बना सकती है। वापिस सुन ले आप, अनुच्छेद 249 के तहत यह उल्लेखित है संसद का उच्च सदन राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पास करें कि संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, तो वे कानून बना सकती है। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना, अनुच्छेद 249। तो ये कुछ फैक्ट थे अनुच्छेद का जो हमें ध्यान रखना है। अब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आपके समझ में आ गई होगी। एक अवशिष्ट शक्तियां आपके दिमाग में आता होगा कि अवशिष्ट शक्तियां जो है वे है क्या है। अवशिष्ट शक्तियां देखिए आप, मैंने बताया आपको अवशिष्ट शक्तियां कनाडा के संविधान से ले रखी हैं, अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख है, और इनके ऊपर जो कानून बनाती है संसद यानी केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक्चुअली क्या है, जब भारतीय संविधान लागू हुआ, जब विषयों का बंटवारा कर दिया गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके भी ये कार्य है। क्या इन विषयों में इंटरनेट कहीं आया आपको लिखा हुआ? नहीं। अर्थात जैसे परिस्थितियां चेंज होती गई, अन्य आवश्यकताएं हुई है, और उसके अकॉर्डिंग उन पर जो कानून बनाती है, जो जिस श्रेणी में आता है वे अवशिष्ट शक्तियों की श्रेणी में आता है। इंटरनेट जैसे साइबर कानून कह सकते हैं आप, इसको क्या कह सकते हैं, साइबर कानून। तो साइबर कानून किसकी श्रेणी में आया, अवशिष्ट शक्तियों की। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है।
अब देखो शॉर्ट में हम बताते हैं आपको कि इनसे क्या क्वेश्चन बने। सीधा सा, संघात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ले रखी भारतीय संविधान में? कनाडा के संविधान से। पहली चीज़ ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, संघात्मक शासन प्रणाली में किसका विभाजन हो रखा है? केंद्र एवं राज्यों के बीच में विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 7, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख है। संघ सूची के प्रारंभिक विषय 97, वर्तमान विषय 100, राज्य सूची के प्रारंभिक विषय 66, वर्तमान में 61, समवर्ती सूची के प्रारंभिक विषय 47, वर्तमान में 52। जो समवर्ती सूची में 5 नवीन विषय आए वे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में आए। तो इन विषयों का आपको ध्यान रखना है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आई होगी और इसी तरह आप निरंतर क्लास से पढ़ते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसका लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद।